प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, वर्तमान में झारखंड के प्रभारी, जिनकी मेहनत से राजस्थान में हम लोग सत्ता में आए थे, हमारे आदरणीय अविनेश पांडे साहब हमारे बीच में महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई है, आम आदमी का जीना जिससे दूभर हो चुका है और केंद्र की मोदी सरकार आंख मूंद के बैठी है। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महंगाई मुक्त भारत अभियान चला रखा है, जिसके तहत हम लोगों में, जिलों में और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जयपुर में हमने धरना प्रदर्शन किया था। ऐसे पूरे राजस्थान में पहले भी 15 दिन का अभियान चला था, अभी भी अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से अविनाश पांडे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आप सबके बीच में पधारे हैं। मैं इनकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रह करके केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई से जो पूरे हिंदुस्तान के गरीब की स्थिति बन चुकी है वो असहनीय है। आज हर वर्ग त्रस्त है इस महंगाई से। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको ये महंगाई डाइन ने अछूता छोड़ा है। विस्तार से अविनाश पांडे साहब बताएंगे। मैं आदरणीय अविनाश पांडे साहब से आग्रह करूंगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं की तरफ से, और आप जो मुद्दा लेकर के आए उसके ऊपर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय अविनाश पांडे साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद डोटासरा जी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष, मंचासीन हमारे सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय पदाधिकारी, मीडिया इंचार्ज, उपस्थित मेरे सभी प्रेस के मित्र भाइयों, सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार राजस्थान इस शूरवीरों की भूमि को नमन करता हूं और आप सबके बीच विशेष रूप से आज जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का एक सामान्य नागरिक महंगाई की इस मार से, इस कमर तोड़ महंगाई की मार से त्रस्त है, लोगों का अपना दैनंदिन जीवन चलाना दुभर हो रहा है। और पिछले दिनों जब से 5 राज्यों के चुनाव आए हैं, ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी, माननीय केंद्र सरकार को एक लाइसेंस मिल गया है कि इस देश के लोगों पर कर का बोझ बढ़ाते हुए और महंगाई जो कि चरम पर सू रही है, उसको एक उपहार के रूप में इस देश को उन्हें भेंट किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत का यह अभियान आपने देखा होगा कि पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए आम जनता की, आम किसानों की, हमारे मातृशक्ति गृहिणियों की, युवाओं की इस पीड़ा को लेकर केंद्र सरकार के सामने चेताने के लिए, आगाह करने के लिए और देश की इस जनता को इस भारी महंगाई से मुक्तता दिलाने का आह्वान कर रही है। उसी के क्रम में मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय डोटासरा जी को, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्माननीय नेताओं को कि कल भी
यहां पर एक भारी सफलतम आंदोलनात्मक प्रदर्शन हुआ और एक कोशिश की गई कि केंद्र सरकार के जहन में आम जनता की इस पीड़ा को हम सामने लेकर आए। आज कुछ बिंदु आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से केंद्र सरकार एक तरफा पिछले दिनों में महंगाई का बोझ रोज और रोज बढ़ाते जा रही है और आम जनता किस तरह से इस महंगाई के बोझ में रोज पिसती जा रही है और रोज सुबह उसे महंगाई के एक नए बोझ का एहसास खबर पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र सिर्फ सुनने मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी राज्यों में होने वाली विधानसभा सत्र हो, हर स्तर पर कांग्रेस के माननीय नेताओं ने इस चीज का एहसास केंद्र सरकार को कराने का प्रयत्न किया। हम और आप अगर देखें तो कुल 13 बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है इस महंगाई के मार से। अगर हम गौर करें तो पिछले दिनों हम सब ने देखा कि एक भारी किसानों का आंदोलन, अभूतपूर्व आंदोलन, एक ऐतिहासिक आंदोलन केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के किसानों ने आवाज उठाई। जिस ताकत के विरोध में और किसानों की आवाज को बुलंद करते हुए जो गलत कृषि कानून थे, केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार ने उन आंदोलनकारी किसानों को एक बदले की भावना से और साथ ही साथ शायद मुझे लगता है कि सबक सिखाने के लिए पिछले दिनों अगर देखें तो कृषि में लगने वाली जो सबसे अहम खाद होती है, रसायन होता है, उस रसायन को अगर गौर करें तो जो 1200 रुपए थी उसमें 150 रुपए की बढ़ोतरी कर आज वो 1350 रुपए की 50 किलो की बोरी आज किसानों को प्राप्त हो रही है। और मैं गौर करके कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब मैं आपको इन 13 बिंदुओं का हिसाब आपको बतलाऊंगा तो आप वाकई में हैरान हो जाएंगे कि ये देश की सरकार वाकई में लोगों की भलाई के लिए बनी है या लोगों को लूटने खसोटने के लिए बनी हुई। और इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ये लूट खसोट वाली सरकार महंगाई के माध्यम से, करों के माध्यम से इस देश की आम जनता को, किसानों को लूट का काम कर रही है। मैं आपके सामने ये वास्तविकता रखने जा रहा हूं जिसमें अगर आप गौर करें तो इस भाजपा ने इस नए साल में एक उपहार के रूप में देश की जनता के सामने 1,25,460.20 करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता में अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। और उसको मैं इन 13 बिंदुओं में आपके सामने पेश करूंगा कि जहां मैंने खाद की बात कही, डीएपी की बात कही, अगर आप देखें तो जो 1200 रुपए की बोरी थी वो 1350 रुपए हो गई। जो एनपीकेएस की 50 किलो की बोरी थी जो कि 1290 रुपए की मिला करती थी, उसमें 110 रुपए का अतिरिक्त बोझ डालकर आज वो 1400 रुपए की हो गई। और इसी प्रकार से आप गौर करें तो अन्य बिंदु पे मैं कहना चाहूंगा कि एलपीजी सिलेंडर, जो आप और हम सब इस चीज को महसूस कर रहे हैं, पिछले दिनों जो एलपीजी सिलेंडर जो बाजार में जिन कीमतों में था और पिछले 8 वर्षों का आप भाजपा का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें
तो इसके माध्यम से 346 रुपए एलपीजी सिलेंडर मात्र में बढ़ाए गए। और अगर इसका हम अनुवादित अगर इसकी मूल्य अगर हम इस मूल्यों में अगर इसे करें तो देश की जनता के ऊपर इसके माध्यम से अगर आप देखें तो 27,095 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र इस एलपीजी सिलेंडर के भाव वृद्धि के माध्यम से सरकार लूट रही है। इसी प्रकार से हम देखें सीएनजी जो कि एक आम जो भी हमारा टैक्सी ड्राइवर है जो कि डीजल और पेट्रोल नहीं ले सकता और वो सीएनजी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है, अगर आप देखें तो उसमें भी जो बढ़ोतरी की गई है, अगर हम देखें तो 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ये बढ़ोतरी की गई है और उसका अगर हम अनुमानित टोटल करें तो 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उस सामान्य टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो किसान अपना डीजल इंजन चलाते हैं, उन पर ये अतिरिक्त बोझ की मार पड़ी हुई। और उसी प्रकार से पीएनजी, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं, विस्तारित इस सभी मुद्दों के ऊपर में सभी जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर देखें तो सिर्फ पीएनजी के माध्यम से जो भाव वृद्धि पिछले दिनों में 6 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई है, उसके माध्यम से 961.20 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उन सामान्य जो स्वयं रोजगार के व्यवसाय में हैं उनके ऊपर में डाला गया है। टोल टैक्स चारों तरफ अगर आप देखें, अगर आप भ्रमण के लिए जा रहे हैं, गाड़ी से अपने गाड़ी से जा रहे हैं, तो टोल टैक्स जो कि सामान्य रूप से देश की जनता ने स्वीकार किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज बिना किसी इसके 18% की वृद्धि के साथ 6,120 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ मात्र टोल टैक्स के माध्यम से अतिरिक्त वसूल किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक आम सामान्य आदमी होता है, हर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति आज चिंतित है और विशेष रूप से पिछले दिनों में जो विश्वव्यापी कोरोना महामारी से पूरा आज विश्व ग्रस्त रहा, जिसमें हमारा देश और राजस्थान भी अछूता नहीं है, और एक सामान्य नागरिक अपनी दवा दारू के माध्यम से जो दैनंदिन दवाएं लेता है, मैं आपके नजर में लाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो सामान्य दवाइयों पर टैक्स जो है वह भी 10.76% की दर से उसमें भी वृद्धि कर लगा दिया गया है। और इन सामान्य लोग जीवन में लोगों दैनंदिन जीवन में लगने वाली दवाइयां हैं, सामान्य दवाइयां, इस प्रकार की करीबन 800 ऐसी दवाइयां हैं जो कि सामान्य व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं, लगती रहती हैं। उस पर अगर हम देखें तो इस 10.76% के दाम से गरीब जनता के ऊपर में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ यह सरकार, केंद्र सरकार डालने जा रही है। आप और हम सब इस चीज को भली भांति जानते हैं कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक कल्पना करता है कि उसका एक घर, रोटी, कपड़ा और मकान, यही एक प्रमुख कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर समाज का हर व्यक्ति अपने परिवार को सुख और संपन्न देखना चाहता है। उसका सपना होता है कि उसका एक अपना घर। उस पर भी मैं कहना चाहूंगी सरकार की नजर से वो भी नहीं छूटे। और जो सामान्य आदमी घर का एक सपना देख रहा था, अगर आप देखें तो आज जिस कदर लोहा, सीमेंट, रेती, हर चीजों के जो दाम बढ़े हुए हैं, लोहा जहां तक अगर आप देखें तो 35 रुपए से लेकर 90 रुपए तक की बढ़ोतरी लोहे में हुई है। सीताराम जी यहां बैठे हुए हैं, लोहे के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। सीमेंट के बैग अगर आप देखें तो 100 रुपए से ज्यादा की वृद्धि उसमें हुई है। एक कार्टेल बना हुआ है, सरकार अपने आप उसके ऊपर नजरअंदाज किए हुए है। तो एक सामान्य आदमी अगर अपनी छत बनाना चाहे, अगर एक सामान्य आदमी एक सपना देख रहा हो अपना घर बनाने का, एक तरफ
महंगाई की मार है, बचत पूरी खत्म है। नोटबंदी के माध्यम से जो थोड़ी बहुत बचत थी वो भी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। उसके लिए भी दुभर हो गया कि आज उसको अगर अपने परिवार के लिए छत बनानी है तो उसके लिए भी मुश्किल हो गया, वो भी एक सपना बनकर रह गया। साथ ही साथ कई लोग ये अपेक्षा करते थे कि होम लोन, घर बनाने के लिए कर्ज लेकर अपना घर बनाने का सपना, घर खरीदने का सपना पूरा करते थे। अगर आप गौर करें तो पिछले दिनों 1.5 लाख का अतिरिक्त ब्याज, अतिरिक्त कर होम लोन के ऊपर भी लगाया गया था और उसके बदले में जो कटौती मिला करती थी उस कटौती को भी कम कर दिया गया, उसे भी खत्म कर दिया गया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो घर का सपना चाहे खरीदी के माध्यम से हो, स्वयं के पैसे से हो, कर्ज लेकर हो, हर तरफ से कहीं से भी उसको किसी प्रकार से बचने का मौका नहीं मिलेगा। इस प्रकार का करों के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से पूर्ण रूप से उसे घेर लिया गया है। एक आम आदमी, नौकरी पेशा आदमी हमेशा स्वप्न देखता था कि पीपीएफ में अगर पैसा वो डाल दे तो उसकी वृद्धावस्था में या घर के ऊपर में कल जाकर कोई अगर इमरजेंसी आए तो ऐसे अवसर पर उसे निश्चित होता था कि उस पर उसे जो ब्याज मिल रहा है उसके आधार पर कम से कम अपनी वृद्धावस्था में वो अपना गुजारा कर सके, अपने बाल बच्चों पर बहुत ज्यादा अवलंबित ना हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसमें भी जो ब्याज सरकार की तरफ से मिला करता था 8.5 की दर से, उसे भी कम कर 8.1 कर दिया गया है। मैं इन बिंदुओं पर विशेष रूप से आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूं साथियों कि ऐसा एक भी कोई ऐसा सेक्टर, ऐसा एक भी कोई क्षेत्र, समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहा जो कि इस महंगाई के मार से बचा हो या बचने की कोई संभावना। आधार कार्ड, पैन कार्ड सभी जगह लोगों को कंपलसरी कर दिया गया। अब उसके लिए एक योजना दी गई कि आधार कार्ड और पैन कार्ड की लिंकिंग आप नहीं कराएंगे तो उस पर उसको जुर्माना लगेगा। निश्चित रूप से एक अच्छी नियत से लोगों को अच्छा बेहतर सुविधा मिले, डाटा अप टू डेट रहे, गड़बड़ करने की संभावनाएं कम हो, इस उद्देश्य से किया गया निर्णय जो कि यूपीए सरकार के दौरान ही ये कार्यक्रम शुरू किया गया था। लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा। एक आम आदमी, सामान्य आदमी को भी आज जरूरी है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड आवश्यक है। आप सब कहते हो पहचान पत्र के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर एक समय सीमा के अंदर में अगर वो आधार कार्ड और पैन कार्ड जिसकी वास्तविक कीमत अगर आप देखें 107 रुपए हुआ करती थी, उसके ऊपर में अब उसे जुर्माना देना होगा 1000 रुपए। और अगर 2023 तक नहीं किया तो 1000 रुपए, और अगर समय सीमा के अंदर नहीं किया गया तो 500 रुपए का जुर्माना उसे देना होगा। मतलब वहां भी उसके जेब में डाका डाला जा रहा है। उसी प्रकार की स्थिति, चाहे आप बेहतर जीवन के लिए कार खरीदना चाहें, रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहें, फ्रिज खरीदना चाहें, किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना चाहें, सभी चीजों को कुल मिलाकर अगर मैं कहूं तो सभी चीजों के ऊपर में इस महंगाई की मार के माध्यम से, जो कि मैं समझता हूं कि एक अभूतपूर्व, अगर इतिहास उठा के देख लें तो जब पूरे विश्व में एक मंदी का दौर आया था और ऐसे दौर में भी भारत एक ऐसा देश था कि जहां के आम आदमी के ऊपर में वो प्रभाव आने से केंद्र की सरकार ने, यूपीए सरकार ने, और ये हमारे हमाशा की नीति रही है कि इस प्रकार की जो इमरजेंसी आती है, इस प्रकार की जो अकस्मात परिस्थितियां आती हैं, उसके लिए एक सफल मजबूत वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से हमेशा हम सचेत रहे हैं, हमेशा हम उसकी तैयारी रखी। और वही एक कारण था कि हमारे यहाँ की जो बचत नीति है, सेविंग, और साथ ही साथ ऐसी आपत्तिजनक समय पर देश की जनता को इसका ज्यादा झटका ना लगे, इन सभी नीतियों के आधार पर
पूरे विश्व में हुई मंदी के दौरान भी हमने आम आदमी को उसमें सुरक्षित रखा। लेकिन आज जिस प्रकार से सिर्फ लोगों की जेब में डाका डालकर ये केंद्र सरकार चाह रही है कि वो इस सरकार को चलाए, देश में विकास के नाम पर सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। वास्तविकता में अगर देखें तो पिछले 5 राज्यों के चुनाव निश्चित रूप से कांग्रेस उसे सहर्ष और पूरी विनम्रता के साथ में जनता के इस नतीजे को स्वीकार करती है। लेकिन चिंता की बात यह है, दुख की बात यह है कि जहां एक ओर हम लोगों के बीच में विकास की योजनाएं लेकर, जन कल्याण की योजनाओं को लेकर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की अद्भुत योजनाओं को लेकर जो हमने पास्ट में सफलतम तरीके से अमल किया उन राज्यों में, उन योजनाओं को जनता के सामने हम लेकर गए। लेकिन आप गौर करिएगा कि इन 5 राज्यों में कहीं पर कोई विकास की बात नहीं हुई, कहीं पर कोई उपलब्धियों की बात नहीं हुई। मात्र सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर, ध्रुवीकरण के आधार पर, ऐन मौके पर इस प्रकार की बातें कर लोगों के जहन से, लोगों के दिमाग से महंगाई, बेरोजगारी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा में होने वाले विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सभी चीजों से ध्यान हटाकर भावनात्मक मुद्दों पर ही सिर्फ लोगों का मत हासिल कर और उसके बाद जब चुनाव के नतीजे आ गए, इन प्रदेशों की जनता ने, देश की जनता ने विश्वासपूर्ण तरीके से आपको चुन कर दिया, तो बदले में उपहार में मात्र ये कमर तोड़ महंगाई जो कि आसमान को छू रही है और रोज रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इन सभी विषयों के ऊपर में कांग्रेस पार्टी, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग इन विषयों को लेकर चिंतित हैं। और इसीलिए जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान लोगों से करते हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता से एक ही आह्वान करती है कि आने वाले दिनों में हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए। हमें लोगों की दैनंदिन जीवन आरामदायक हो, सुरक्षित हो, उनके बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, बेहतर रोजगार के अवसर उनके लिए उपलब्ध हों। इन्हीं आशा और आकांक्षाओं के साथ कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ, युवाओं के साथ, देश की गरीब जनता, पिछड़े वर्ग, हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के सभी समाज के हर वर्ग की कठिनाइयों के साथ, उनकी मुसीबतों पर हमेशा खड़ा रहा है। और उसी आधार पर भारत मुक्त भारत हमारा जो है वह महंगाई मुक्त भारत का एक स्वप्न लेकर, एक इरादा लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से लोगों में इसी जागृति के लिए, साथ ही साथ इस विश्वास के साथ कि उनके हर स्तर पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पांडे साहब, क्या वजह है कि महंगाई इतना बड़ा इशू है लेकिन चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता? कांग्रेस नैरेटिव सेट क्यों नहीं कर पाती, समझा नहीं पा रही है? मैं पूर्ण रूप से मैंने अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने इसी चीज के प्रति अपनी चिंता व्यक्त किया कि वाकई में ये एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया है कि जहां पर एक तरफ गरीब जनता, एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, हर एक इस प्रकार की महंगाई, और आज से नहीं, अगर आप गौर करें तो 2014 के बाद के सभी स्टैटिस्टिक्स, डाटा, महंगाई की दर, हर चीज को गौर कर लें, उसकी मार सह रहा है। और जब भी अवसर आया तो उस समय विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सब छोड़कर मात्र सिर्फ भावनात्मक मुद्दों पर इस देश को, समाज को विघटित कर, ध्रुवीकरण कर चुनाव के दौरान उसका उपयोग कर देश में फिर से उन्हें सत्ता तो मिली, लेकिन
जिम्मेदारी भी एहसास होना चाहिए कि अगर प्रदेश की जनता ने आपको सरकार में स्थापित किया हुआ है तो निश्चित रूप से इन विषयों पर भी गौर करना होगा। पांडे साहब, एक सवाल और है। बीजेपी अब इस मुद्दे को राजस्थान के अलावा दिल्ली में भी उठा रही है। आज राजस्थान के बीजेपी के नेता दिल्ली गए, करौली के मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस तरीके के कई मुद्दों को लाया जा रहा है। तो कहते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण में विश्वास करते हो, तुष्टीकरण में करते हो, इसलिए इस तरीके के तो मैंने आपके सामने तो उस चीज का उत्तर पहले ही दे दिया कि जब पूरे देश में महंगाई की मार पड़ रही है, सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता उतर कर निकला हुआ है, पिछले एक पखवाड़े से 31 दिसंबर से लेकर लोकसभा, विधानसभाएं, राज्यसभाएं, हर स्तर पर कांग्रेस के नेता आवाज उठा रहे हैं, संसद में धरना दिया जा रहा है, सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता दिन दिन पर बैठा हुआ नारे लगा रहा है। तो इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इसी प्रकार के मुद्दों का जिसका विकास और महंगाई से कोई संबंध नहीं है, उसी ओर ध्यान आकर्षण करने के लिए आज आप हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपको लग रहा है कि 2023 में इसी तरीके से राजस्थान में ध्यान आकर्षित कर देंगे? देखिए, क्यों सिर्फ 2023? अभी हाल ही में गए 2022 पे हम गौर क्यों नहीं कर रहे? मैं वही कहना चाहूंगा कि बहुत नजदीकी से मैंने उत्तराखंड के चुनाव को नजदीकी से देखा। मुझे वहां महीना 1.5 महीना जो भी जिम्मेदारी दी गई थी उसके चलते हुए मैं वहां पर स्थापित था। 5 सालों में 3 बार मुख्यमंत्री बदले गए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा। प्रदेश के अंदर में पूरे कोरोना काल में एक प्रकार से आप कहें तो अनाथ था पूरा प्रदेश। वहां पर विस्थापन की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उत्तराखंड का मैं उदाहरण दे रहा हूं कि वहां के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़े लिखे बाहर नौकरी करने जाते हैं। कोरोना काल में सब वापस आ गए, नौकरी पहले ही नहीं थी। स्थानीय व्यापार, धंधे, उद्योग, जो कि विशेष रूप से वहां पे टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म एक प्रमुख वहां के लोगों की गुर्जर बसर का हुआ है। तो चारों तरफ से मार पड़ने के बावजूद भी प्रदेश की जनता में, प्रदेश की सरकार जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 20 सालों में 18 साल उन्हीं की सरकारें वहां पे रही, 19 साल। विकास के नाम पे सब चीजें ठप हैं। एक भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा था कि वहां पर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी या नेतृत्व आएगा। लेकिन ऐन मौके पर किसी भावनात्मक मुद्दों पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करते हुए और जो समाज जिस प्रकार से बढ़ सकता है, इन सब असफलताओं की ओर से ध्यान हटाकर चुनाव में सिर्फ लोगों को आपस में बांटकर चुनाव नतीजा आए। और मैं कहूंगा कि हमको स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये जनता का दिया हुआ मत है, जनता का दिया हुआ विश्वास है, तो इसको तो हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से लोकतंत्र में विकास, देश के सकारात्मक मुद्दों के ऊपर से ध्यान हटाकर अगर देश की जनता को इसी प्रकार से गुमराह करते गए, तो आज महंगाई है और इसका प्रदर्शन हम बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज श्रीलंका में हम क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है। बांग्लादेश निश्चित रूप से एक सबक लेने के लायक है कि उसने इन सब चीजों से उभर कर, जो सबसे कमजोर देश माना जाता था, वो उभर कर सामने आया है। तो हमको अध्ययन करना होगा कि अगर हमारी नीतियां, मैं किसी पक्ष पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस अर्थव्यवस्था की, मैं बात कर रहा हूं उस रोजगार की, मैं बात कर रहा हूं उन नीतियों की जिन आधार पर देश की नींव पिछले दिनों, जितने दिनों कांग्रेस रही, देखिए तो स्वतंत्रता के बाद जो मजबूत नींवें रखी गई थी, जिस आधार पर एक जन सामान्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार के साथ साथ एक समाजवाद की धारणा रखते हुए जो एक नींव रखी गई थी, आज उन्हीं सब संस्थाओं को बेचा जा रहा है सरकार चलाने के लिए। जो हमारी धरोहर थी, उन धरोहर को बेचकर हम समझ रहे हैं कि हम भी, तो हमें पाकिस्तान में फिर क्या फर्क रहा। मैं उसको आपका इसका समाधान कर दूं कि आवश्यकता इस चीज की है कि बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की। आज हम महंगाई के लिए बैठे हुए हैं, महंगाई भी उसी गलत आर्थिक नीतियों का एक नतीजा है जिसमें व्यवस्था। सदस्यता अभियान जो है उसमें बहुत ज्यादा अच्छे आशानुकूल परिणाम नहीं आए। महंगाई के मुद्दे पर तो सदस्यता अभियान में कई मंत्रियों को या कई नेताओं को अच्छे परिणाम मिले। देखिए, मैं चाहूंगा कि आज महंगाई के ऊपर आप कृपा करके लेट अस फोकस ऑन द महंगाई।
लेकिन आपने बताया कि जेल में डाका डाला जा रहा है बीजेपी द्वारा, सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा, हर चीज महंगा पड़ा है। कांग्रेस के कुछ नेताओं के अलावा आम जनता को इस पर बोल ही नहीं रही है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा? पॉलिटिकल वैक्यूम है क्या कहीं ना कहीं, इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा इस सब्जेक्ट पे? नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। हो सकता है कि लोगों के ऊपर में जो बोझ पड़ रहा है, त्रस्त तो है ही, और आप अगर आम जनता से बात करें तो वो अपनी उन्हीं की भावनाओं को लेकर ही कांग्रेस सड़कों पर आई हुई। कांग्रेस अपने ये जो जन भावना है उन्हीं भावनाओं को लेकर कांग्रेस आपके मंत्री तक भी बोल रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर बोला था कि कुछ आके बोलिए आपके मंत्री। नहीं, उसके बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय आपको जरूर स्पष्टीकरण देंगे, इस प्रकार की कोई बात नहीं। कल आपका महंगाई को लेकर प्रदेश व्यापी धरना था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को ताकीद करना पड़ा कि हमारे मंत्री बोल नहीं रहे जिस विषय को लेकर धरना आयोजित किया गया। अध्यक्ष ने कहा कि मैंने कई लोगों को कहा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो क्या मंत्रियों को महंगाई का एहसास? मैं उसका जवाब माननीय अध्यक्ष जी को ही बोलूंगा, देंगे, हम लोग का हो जाएगा फिर। मैं जिस संदर्भ में बोला, जो बोला आपके सामने है, और मैंने आज नहीं, समय समय के ऊपर आप मीडिया के साथियों के सामने हमेशा एक बात कही कि हम जनता के चुने हुए लोग, जनता के लिए हैं, उसके कल्याण के लिए हैं, उनके विकास के लिए हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हम जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों। आज जनता के कोई भी मुद्दे हों, चाहे हमारी सरकार की कोई किसी नीति में कोई खामी है, तो विपक्ष के लोगों का धर्म बनता है कि वो उस खामी को उठाए। अगर केंद्र के सरकार की किसी भी नीति में किसी भी उसमें आलोचना का विषय है या उसको जनता की मुद्दे हैं उसको ताकत देने की आवश्यकता है, तो हम लोग जो हम केंद्र की सरकार के विपक्ष में हैं हमको मुखर होना चाहिए। आज जब जनता महंगाई से त्रस्त है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सबको मुखर होकर के जनता के हित में अपनी आवाज को रखना चाहिए। ये मेरा आशय था, रहेगा, आगे भी रहेगा। दूसरी बात, मैं हर मुद्दे के ऊपर जब भी आपसे बात हुई है, जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने ये कहा है कि राजस्थान में विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा पा रही है। जनता के कोई भी मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने में नाकाम है, आपस की लड़ाई में व्यस्त है। 25 में से 25 सांसद एक फूटी कोड़ी लेकर के राजस्थान के लिए नहीं लेकर के आए, उसके बावजूद भी केंद्र की मोदी सरकार 25 में से 25 सांसद देने के बाद में भी नकारा साबित हुई और प्रदेश के लिए एक फूटी कोड़ी उन्होंने बजट में नहीं दिया। तो मैं दोनों बातें करता हूं क्योंकि हम जनता के लोग हैं, जनता के बनाए हुए लोग हैं, सरकार जनता ने बनाई है, विपक्ष में बैठने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने वो भी जनता ने चुने हैं। तो जनता का हर मुद्दा, चाहे वो हमारी सरकार से संबंधित हो, चाहे हमारी पार्टी के लिए हो, चाहे विपक्ष के लिए हो, उन तमाम मुद्दों के ऊपर लोगों को मुखर होना पड़ेगा, होना ही चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कोई भी नेता, देखिए मंत्री की एक अपनी ताकत होती है, मंत्री मुखौटा होता है पूरी सरकार का, पूरे स्टेट में। तो मंत्री जब बोलेगा तो जनता निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट करेगी कि हमारी मुद्दों को इन्होंने आवाज दी। और जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उसके एमपी केंद्र में अगर मोदी जी को जाकर के कहेंगे कि हमें राजस्थान में ये चाहिए, तो वो चीज निश्चित रूप से केंद्र की सरकार को माननी पड़ेगी। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि केंद्र में 25 में से 25 राजस्थान में से सांसद होने के बावजूद एक फूटी कोड़ी का काम लेकर के नहीं आए। और कल परसों मोदी जी ने वो केसरिया टोपी लगा करके ये कह दिया कि आप लोग तो जाइए और धर्म के नाम के ऊपर लोगों की भावना भड़का करके और आप वोट लीजिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहते कि एमपी 25 में से 25 आए हो, आप बताइए राजस्थान में कौन सा मुद्दा है, पानी का है, नौकरी का है, या बिजली का है, या कोई कोरोना का है, कौन सा मुद्दा है जिससे लोग रिलीफ चाहते हैं,
तो वो अगर मुद्दे की बात करते तो मैं समझता हूं कि वो देश के और प्रदेश के हित में होती। इसलिए हर जनप्रतिनिधि को, चाहे वो मंत्री हो, एमएलए हो, चाहे हमारे संगठन का आदमी हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, उनको अपने अपने मुद्दों के ऊपर, जो जनता के मुद्दे हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं, जनता की भलाई के लिए हैं, और जो जनता चाहती है कि हमारे मुद्दों को आप आवाज बन करके ऊपर तक पहुंचाइए, तो उन मुद्दों को हमको पहुंचाना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी में आता है और उस ड्यूटी को हम बखूबी जानते भी हो, निभाते भी हो, निभाए करेंगे। आप मतलब उनको ताकीद क्यों करना पड़ा? कई मंत्रियों क्या डर? किसी को कोई डर नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की एनडीए सरकार है उसकी नाकामियों को उजागर करेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, उनकी आवाज बन करके राजस्थान में ऐसा करके दिखाएंगे कि 2023 में पुनः सरकार भी कांग्रेस की आएगी और 2024 में मोदी सरकार का केंद्र से सुपड़ा साफ होगा। यानी आप तमाम मंत्री मुखर होकर बोलेंगे? 100% बोलेंगे, और सिर्फ हर कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलेगा। सिर्फ यहाँ के मंत्री क्यों, आप उन मंत्रियों को जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनके लिए भी से क्या कर रहे हैं कि जो मंत्री कल खामोश रहे, खामोशी उन्होंने साध ली, आपको ताकीद करना पड़ा। अब इसके लिए संगठनात्मक दृष्टि से आप क्या करेंगे? मतलब निर्देश जारी करेंगे? अब आप देखना ना, कल से नजारा ही बदला हुआ मिलेगा। पांडे जी, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ क्या लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे कि कांग्रेस की सरकारें पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक टैक्स लेती हैं? मुझे प्रूव करके बताइए। अगर आप अभी आपके सामने, मैं एक पोस्ट सर्कुलेट करिए भाई, मैं आपको। राजस्थान में सर्वाधिक टैक्स पेट्रोल पर और दूसरे नंबर पर डीजल पर टैक्स है। क्या इसलिए आम जनता नहीं जुड़? इस चीज को अभी मैंने बात की आपको केंद्र से, उससे संबंधित भी अगर राज्य सरकार को कहीं पर और मदद केंद्र से मिल रही होगी, उसके माध्यम से वसूल किए हुए कर में राजस्थान सरकार का जो हिस्सा बनता है, सिर्फ राजस्थान नहीं, अन्य राज्यों का जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो कृपा करके उन मुद्दों को भी निकालिए, क्योंकि आज मुद्दा नहीं है जहां पर केंद्र सरकार जिस प्रकार से राज्य सरकारों को, जहां पर जनता की भावनाओं के विपरीत जो भी उनका हक बनता है, हिस्सा बनता है, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, कर वसूली के माध्यम से हो, अलग अलग माध्यमों से, उसमें केंद्र सरकार का योगदान कितना है, उस विषय पर अलग से आपके साथ में मैं जरूर चर्चा। पांडे जी, आप झारखंड के इंचार्ज है, वहाँ का एक सर्कुलेट करवाइए भाई। पांडे जी, झारखंड में सब कुछ ऑल इज वेल है। आपने वहाँ के मंत्रियों की बैठक ली है, कुछ मंत्रियों ने आपको लेकर नाराजगी जताई है। किसी ने नाराजगी नहीं जताई, किसी के इस्तीफे की खबर नहीं, कृपा करके अब इसको यहीं तक रहने दीजिए। राजस्थान में बहुत अच्छा हमारा जितना विधायक दल है, भले ही भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो भी इस प्रकार के वैसे सोशल मीडिया में किसी प्रकार का इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, उसको मैं सिरे से नकारता हूँ। झारखंड के बारे में मैं कह दूं कि झारखंड में हम एक गठबंधन की सरकार में छोटे पार्टनर हैं, और उसके हैसियत से जो 4 हमारे मंत्री हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे स्वास्थ्य का विभाग हो, पिछले दिनों कोरोना में एक रिकॉर्ड उन लोगों ने स्थापित किया, और कांग्रेस का ही कार्यकर्ता था जो पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों के बीच में और जो भी उससे पीड़ित लोग थे उनके बीच में जाकर मदद करने का पूरा कार्य किया। और वहाँ की गठबंधन सरकार को कमजोर करने के लिए, अस्थिर करने के लिए सतत पिछले 1.5-2 सालों से ये प्रयत्न चालू है, और इसी प्रकार के प्रश्न लोगों में भ्रांतियां पैदा कर उसमें कमजोरी लाना चाहते हैं। वहाँ के विधायकों को गुमराह करने की कोशिश, उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश करके वहाँ पे कमजोरी स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मैं बतला दूं कि इस प्रकार के सभी प्रयत्न नाकामयाब होंगे, और वहाँ पर झारखंड में जो हमारी गठबंधन की सरकार है, जिसको पूरे प्रदेश ने एक मौका दिया है काम करने का, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार अच्छा काम कर रही है। यूपी की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मंत्री, उनके सभी विभाग एक बेहतरीन प्रदर्शन के साथ वहाँ पर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा करने में वो असफल रहेंगे। इतना ही कहकर मैं एक सवाल आपने कहा कि श्रीलंका की जो स्थिति हुई, जिस प्रकार वहाँ अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, उसके लिए कहीं न कहीं वहाँ की नीतियां जिम्मेदार थी, जबकि बीजेपी का आरोप है कि जो श्रीलंका में जो परिवारवाद था
इसलिए वहाँ कोलैप्स हो गया। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं उस आपको बहुत जो सामने दिख रहा है, बीजेपी जो कह रही है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, जो जितने भी अर्थशास्त्री और बुद्धिजीवी कह रहे हैं मैं उनकी बात कहता हूँ। बीजेपी की चीजों पे कोई एक सवाल सर पांडे जी, आप दिमाग या डोगरा साहब कहते हैं शायद आपको पता नहीं होगा, पता होगा अभी आपकी सरकार पता होगा या नहीं होगा। सरकार जो राजस्थान में मामला है ना जी। बागी जयंती पर हनुमान जयंती पर पाठ कराने जा रही है मंदिरों में, सभी मंदिरों में हनुमान जयंती। यार यही तो मुद्दा है जो मैं बोलना चाहता हूँ। कृपा करके देश में इतनी बड़ी महंगाई का बोझ किसकी भाई, तो आज महंगाई पे बात करिए ना। आज जी जी कांग्रेस हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के और चलती है और सब धर्मों को मानने वाली पार्टी है। हर व्यक्ति की, जिस भी व्यक्ति की जो भी आस्था है वो काम करे। हमारा झगड़ा राहुल जी कह रहे हैं वैसे हिंदू और हिंदुत्ववादियों से है। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम झूठ और नफरत फैलाने के खिलाफ हैं। और भारतीय जनता पार्टी झूठ और नफरत फैला करके, विद्वेष पैदा करके, एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।